इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, और फिर हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर की कंपोजिशन कैसे होती है। अब ये रेजोल्यूशन या कंपोजिशन क्या है? एक्चुअली हमारे पास जो भी वेक्टर होता है इन स्पेस और प्लेन, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, उस वेक्टर को हम सिंपली ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम छोटे इसके पार्ट्स या कंपोनेंट्स में। अब वो पार्ट्स या कंपोनेंट्स क्या है, उनके नाम क्या है, वो हम अभी देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है किसी एक वेक्टर को मुख्तलिफ उसके पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं रेजोल्यूशन? हम अगर डिफाइन करें कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, तो ये क्या है? रेजोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें कोई वेक्टर दिया जाता है, उस वेक्टर के एंगल यानी डायरेक्शन दिया जाता है। हम उस वेक्टर के एंगल और डायरेक्शन में से हम उसके कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। वो कंपोनेंट्स उस वेक्टर की वैल्यूज होती है मुख्तलिफ डायरेक्शन में। जैसे अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं, दो डायरेक्शन है जिनकी वैल्यूज होती है। अगर हम एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे 2 डायमेंशनल सिस्टम में, तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक उसका एक्स हो जाएगा, दूसरा उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो एक्स और वाई कंपोनेंट जो होंगे उस वेक्टर के, एक को हॉरिजॉन्टल कहेंगे, दूसरे को वर्टिकल कहेंगे। वो कंपोनेंट्स उस वेक्टर के वैल्यूज हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ये जो प्रोसेस होता है जब हमें कोई वेक्टर दिया जाए, उसकी एंगल दी जाए और हम उस वेक्टर और उसकी एंगल में से उसके कंपोनेंट्स फाइंड करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह, इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना, ब्रेक करना, स्प्लिट करना। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, इनटू इट्स पार्ट्स। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि रेजोल्यूशन में क्योंकि एक वेक्टर को ब्रेक करते हैं, तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का। जैसे हम एडिशन में वेक्टर्स को मिलाकर एक वेक्टर बनाते हैं, तो रेजोल्यूशन में हम एक मेन वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, हम इसको स्केच ड्रा करेंगे और सिंपली इसको समझ लेंगे कि रेजोल्यूशन मीन्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स और पार्ट्स। कंपोनेंट्स और पार्ट का मतलब क्या है, हम इसको ज्यादा समझ लेंगे अभी। अगर मैं थोड़ा इसको डिफाइन कर लूं, तो ये फॉर सपोज अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, फॉर सपोज अगर ये एक वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स एक्सिस की तरफ, या जो कंपोनेंट होगा एक्स की तरफ, या कंपोनेंट इसका जो होगा वाई की तरफ, इसको मैं ए वाई कह देता हूँ, इसको मैं ए एक्स कह देता हूँ। ये ए जो वेक्टर है ये फॉर सपोज इसकी एंगल है। ये ए जो वेक्टर है, ये अगर हम इसकी वैल्यू को ब्रेक करें, इसके मैग्नीट्यूड को, तो ये हमें दो डायरेक्शन में वैल्यूज इसकी मिलेंगी, दो इसके कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक्स और ये वाई, ये दोनों इसके वैल्यूज हैं। ये दोनों इसकी इफेक्टिव वैल्यू है इन दोनों मेंशन डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस की तरफ इसकी वैल्यू ये होगी, वाई एक्सिस की तरफ इसकी वैल्यू ये होगी। तो ये इस कंपोनेंट्स का या कंपोनेंट का मतलब होता है। अगर हम इसको लिखूं तो ये कंपोनेंट क्या होता है, ये कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर is its effective value in stated direction, mentioned direction। जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उसकी जो वैल्यू होती है मेंशन, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस कहूँ, एक्स एक्सिस की तरफ जो वैल्यू होगी उसकी,
या अगर फॉर सपोज मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ तो वाई एक्सिस की तरफ जो इसकी वैल्यू होगी उसको हम जो है वो कंपोनेंट कह सकते हैं, स्टेटेड और मेंशन डायरेक्शन। इसके अलावा अभी मैंने कहा बात कही कि जो रेजोल्यूशन होती है ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो रेजोल्यूशन और इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, क्योंकि एडिशन में हम वेक्टर्स को जमा करते हैं और रेजोल्यूशन में जो है वो हम वेक्टर्स को ब्रेक करते हैं या एक वेक्टर को ब्रेक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फॉर सपोज किसी वेक्टर को ब्रेक करना चाहते हैं, रिजोल्व करना चाहते हैं, तो उसके मैक्सिमम कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं, तो इस बात का जो आंसर है हमें इस चीज से मिलता है कि क्योंकि हमने देखा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिनिमम जो कंपोनेंट्स हैं वो दो होते हैं, एक्स और वाई, एंगल एक और उनके लिए एक एंगल की हमें जरूरत होती है। और इसके अलावा 3 डायमेंशनल सिस्टम भी हमने देखा है, एक्स वाई जेड एक्सिस। 4 डायमेंशनल सिस्टम भी होता है जिसमें स्पेस और टाइम को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अब साइंस का मुताबिक 4 डायमेंशन नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा डायमेंशन से, यानी इनफाइनाइट डायमेंशन पॉसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम कंपोनेंट्स अगर कोई भी वेक्टर है उसको अगर हम रिजोल्व करें तो उसके मिनिमम कंपोनेंट्स 2 हो सकते हैं, एक्स और वाई, और मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो उस वेक्टर के हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स या सॉरी डायरेक्शंस की अभी या एक्सेस की हमारे पास जो है वो लिमिटेशन नहीं है। तो मिनिमम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर 2, मिनिमम पॉसिबल यही है, मैक्सिमम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन बी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, मैक्सिमम कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर म्यूचुअली perpendicular to each other। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ए और वाई दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, एक्स और वाई सॉरी, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। अगर फॉर सपोज ए हमारे पास एक वेक्टर है तो ये सिंपल इसकी वेक्टर्स की अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो ये सिंपल इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्वालिटीज हैं या डेफिनेशन है सिंपल। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर वेक्टर हमें दिया जाए, उसकी मैग्नीट्यूड उसका दिया जाए, उसकी एंगल दी जाए, तो उस मैग्नीट्यूड और उसकी उस एंगल से हम किस तरह से उसके कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसे सिंपल फार्मूलेस बनाने हैं जिनकी मदद से एक वेक्टर और उसके दिए गए एंगल के मुताबिक हम उसके कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करें। उसके बाद हम एक दूसरा फार्मूला बनाएंगे जिसमें से अगर हमें कंपोनेंट्स दिए जाए, यानी हमें कंपोजिशन करनी हो एक वेक्टर की उसके कंपोनेंट से, तो हमें वो कंपोनेंट्स दिए जाए तो उसमें से अगर हमें ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना हो वो हम किस तरह से करेंगे ये भी हम देखेंगे। इस प्रोसेस को हम कंपोजिशन कह सकते हैं। जिस तरह से ये रेजोल्यूशन है तो वो कंपोजिशन। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं वो हम अभी इसको सिंपली ड्राइव करके देखते हैं। तो फॉर सपोज अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को हमें ब्रेक करना है दो कंपोनेंट्स में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो उसको डिफाइन करने के लिए
मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ए वेक्टर है और ये इसकी एंगल है, ठीक है। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है। अगर मैं इस वेक्टर को ए को ब्रेक करूं तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा ए एक्स, दूसरा हो जाएगा ये ए वाई। अगर मुझे ए कंपोनेंट और थीटा ये दोनों चीजें दी गई है, ए और थीटा मुझे दिए गए हैं एंगल, और हमें ये दोनों फाइंड करने हैं, यानी ए एक्स और ए वाई, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं किस तरह से फार्मूला बना सकता हूँ? इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्राइंगल की हेल्प लेंगे, जिस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होती है, ठीक है। फर्स्ट सपोज अगर इस साइड को मैं परपेंडिकुलर नाम दे रहा हूँ और इसको मैं ए से शो कर रहा हूँ, ये बेस है, इसको बी से शो कर रहा हूँ, ये आपका हाइपोटेन्यूज जिसको मैं सी से शो कर रहा हूँ, और ये उसकी एक एंगल है जिसको मैं कह रहा हूँ थीटा। मैं इसको इस तरह से ड्रा करूँ या इसको रिवर्स में ड्रा कर लूँ इस तरह से, तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो मैं इसको इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा कर लूँ तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री एंगल है इसकी, इस वजह से इसको राइट एंगल कहते हैं। ये थीटा है, हमारे पास ये वेक्टर ये है, फॉर सपोज ये वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया इसके दो कंपोनेंट में, एक्स और ए वाई। ये ए वाई फ्री वेक्टर है, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए फॉर सपोज अगर ए वाई ये है और ये ए वाई इधर में रख दिया, ये एक्स और ये है, तो ये एक ट्राइंगल बनकर इसमें इनको फॉर सपोज दोनों को अगर मुझे वैल्यू दी जाए और इन दोनों की वैल्यूज मुझे फाइंड करनी हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस ट्राइंगल की हेल्प लेता हूँ। हम कुछ फार्मूले बनाने चाहते हैं जो कि हम तभी बना सकते हैं जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे तब, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर साइड है, ये एंगल के साथ वाली साइड को हम बेस कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज। ट्राइगोनोमेट्री में जो है वो ये जो साइड से एक साइड का दूसरी साइड के साथ जो रेशो होता है इस एंगल के मुताबिक, वो उन रेशोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। वो रेशोज क्या है? ये जो साइड होती है किसी एंगल के परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, इसको जब हम इस साइड से डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ, तो इस रेशो को नाम दिया गया है साइन थीटा। साइन एंगल कौन सी है? ये थीटा है। इस एंगल के मुताबिक साइन का जो रेशो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये साइड और इसको इस साइड के साथ डिवाइड करें। इस तरह से इस साइड को इस साइड के साथ रेशो क्या होता है? दो चीजों के सेम क्वांटिटी सेम नेचर की जो चीजें होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सेम चीजें, इस वजह से हम इसको रेशो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोस। इस तरह से ये साइड और इस साइड के बीच में जो रेशो, इसको हम cos थीटा कहते हैं। cos एंगल क्या है? थीटा, इस वजह से इसको हम cos थीटा कहते हैं। क्या है? बेस अपॉन इस साइड को हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। इसी तरह से ये साइड परपेंडिकुलर और ये जो बेस, दोनों जो साइड है इनके रेशियो को हम कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके हम एक वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। अगर हमें फॉर सपोज ये साइड दी जाए और हमें ये एंगल दी जाए, तो ये दोनों हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर सपोज हमें ए वेक्टर दिया गया है, एंगल दी गई है और हमें ए एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम ऐसा कौन सा फार्मूला बनाएं जिसमें ये दोनों दिए जाए और ये अकेला जो है वो इसको हमें फाइंड करना हो। तो ऐसा रेशो हम उठाएंगे। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है। ऐसा रेशो जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज है वो है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर जो रेशो यूज करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड given
फिगर, इस फिगर में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें तो cos थीटा विल बी इक्वल टू, cos थीटा क्या हो जाएगा, इस एंगल के मुताबिक cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ax अपॉन e, ये हो जाएगा। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, x कंपोनेंट है और ये cos की एंगल। अगर हमें ax कंपोनेंट चाहिए, x कंपोनेंट चाहिए तो हम a को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ax इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। ये हमारा फार्मूला है फॉर x कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल और y को वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। इस वजह से किसी भी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला क्या है, उस वेक्टर को cos की एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस वेक्टर का x कंपोनेंट मिल जाएगा। इस तरह से अगर हम y कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए, हमें y कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमें ऐसा रेशियो यूज करना चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो, यानी sin थीटा का जो रेशियो। क्योंकि हमें एक वैल्यू दी गई है, एंगल दी गई है, तो हम ऐसा रेशियो उठाएंगे जिसमें सिर्फ हमारे पास a y हो। tan थीटा हम इस वजह से नहीं उठा सकते क्योंकि ये दोनों जो है फॉर सपोज उसकी वैल्यूज हमें नहीं दी जाती एट अ टाइम, और हम इन दोनों को यूज करेंगे, वेक्टर के और उसके एंगल को। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ay, हाइपोटेन्यूज a है तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा, अगर ay का हम फार्मूला बनाए y कंपोनेंट का, तो ये हो जाएगा ay इज इक्वल टू a sin थीटा। ये आपका फार्मूला बन गया फॉर y कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट अगर किसी भी वेक्टर का हमें फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है ये फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि फॉर सपोज ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, हम इनको फाइंड कर लेंगे अगर हमें वेक्टर दिया जाए और उसकी एंगल दी जाए। लेकिन अगर हमारे पास x कंपोनेंट हो और y कंपोनेंट हो और हमें ओरिजिनल वेक्टर और उसकी एंगल फाइंड करनी हो, ये जो प्रोसेस है जिसको हम कंपोजिशन कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम उस कंपोनेंट्स, ये हम किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं इसको लिखूं कि कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स, ये हम किस तरह से करेंगे। सिंपल है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज दी गई है और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये इस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज करके हम ओरिजिनल वेक्टर कंपोनेंट में से फाइंड करेंगे। तो अगर इस फिगर में हम ये यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया फॉर, अगर मैं इसको कहूं यूजिंग, अगर मैं इसको मेंशन करूं कि ये मैंने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम से हमने ये फार्मूला फाइंड किया है कि कंपोनेंट
किसी भी ओरिजिनल वेक्टर के हम फाइंड कर सकते हैं उसके दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के रूट के साथ। तो ये फार्मूला है फॉर अ वेक्टर, उसको कंपोज करना होगा उसके कंपोनेंट में से। इसी तरह से हम इसके एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दिए गए, यानी दोनों कंपोनेंट्स पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए गए, तो उसके लिए हम जो रेशियो यूज करेंगे वो होगा tan थीटा। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए वाई है, हॉरिजॉन्टल ए एक्स है, तो ये हो जाएगा ए वाई अपान एक्स। अगर हमें थीटा चाहिए, tan को इस तरफ कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई अपान ए एक्स। अब ये आपका हो गया डायरेक्शन और एंगल ऑफ वेक्टर, और ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है और ये उसके एंगल का फार्मूला है। तो ये दोनों जो है फार्मूले रेजोल्यूशन के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिशन को। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, एंड हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। ये रेजोल्यूशन में एक वेक्टर को ब्रेक करके उसके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, और कंपोजिशन में हम दो कंपोनेंट्स को या ज्यादा कंपोनेंट्स को मिलाकर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड उसके एंगल को फाइंड करते हैं। तो ये था। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा वेक्टर्स हैं, 2, 3 या उससे ज्यादा वेक्टर्स हैं, और हमें उन वेक्टर्स की एडिशन करनी है। एक सिंपल हमने मेथड देखा था ग्राफिकल एडिशन का। दूसरा एडिशन का मेथड होता है अगर हमारे पास कंपोनेंट्स दिए जाए, वेक्टर्स के मुख्तलिफ वेक्टर्स के कंपोनेंट्स दिए जाए और हमें उन वेक्टर की एडिशन करनी हो, तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड किस तरह से होगी, उसकी मेन जो वेक्टर होता है उसकी एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम सिंपली अभी देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, सिंपली हम इसको इसी तरह से समझते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, हम उनको नाम दे सकते हैं ए बी सी या A1 A2 A3, कोई भी नाम दे सकते हैं उन वेक्टर्स को। अगर मैं उन वेक्टर को मेंशन कर दूं तो इसको मैं टॉपिक को नाम दे रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ कर लूं तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास अगर वेक्टर्स दिए गए हैं, फॉर सपोज अगर मैं इन वेक्टर्स को ड्रा करूं, फॉर सपोज अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है और इस तरह से दिए गए हैं मुझे, तीसरा वेक्टर हमारे पास सी है, इस तरह से दिया गया है हमें, या इसको मैं इस तरह से ड्रा कर लेता हूं। सी वेक्टर, अगर हमें इन वेक्टर की एडिशन करनी हो इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, इसके कंपोनेंट्स की मदद से, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये एंगल हमें दी गई है फॉर सपोज, और हमें रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो सिंपली अगर मैं इस वेक्टर को ए को डिनोट करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा इसके कंपोनेंट जिसको मैं ए एक्स कहूंगा, दूसरा वाई की तरफ जिसको मैं ए वाई कहूंगा। सही, इस ए वाई को मैं यहां से लेकर यहां पर पुट कर सकता हूं, ये हो जाएगा ए वाई, एक्स ए वाई, ये हो जाएगा ए वेक्टर। अगर मैं बी वेक्टर को ब्रेक करूं तो इसका एक्स कंपोनेंट ये है, इसको मैं कहूंगा
bx, इसको मैं यहाँ से यहाँ पर पुट कर सकता हूँ bx, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा by इधर, और ये भी हो जाएगा by एंगल। इसी तरह से अगर हम c को ब्रेक करें तो ये c के दो कंपोनेंट हो जाएंगे cx, और ये हो जाएगा इसका cy को मैं इधर पुट कर लेता हूँ, और ये मैं इसको cx को यहाँ से फ्री वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर लेकर रख रहा हूँ, और मैं इन वेक्टर्स को भी a को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूंगा, और इसको by को मेजर कर दूंगा। ये ax, ये bx, ये cx, ay by cy। अगर हम इसको ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल के मेथड के मुताबिक, तो इसका ये जो फाइनल वेक्टर होगा रेजोल्यूशन का, यहाँ से स्टार्ट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये इसकी एंगल होगी। रिजल्टेंट वेक्टर r में इसको शो कर रहा हूँ, इसका ये मैग्नीट्यूड होगा। अगर इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये rx, ये हो जाएगा rx, और ये जो कंपोनेंट है इसको हम कहेंगे ry। अब rx कंपोनेंट जो है, उस कंपोनेंट में ax, bx और cx तीनों कंपोनेंट्स हैं। rx इक्वल टू ax, पहले कंपोनेंट का वेक्टर का x कंपोनेंट, दूसरे का x कंपोनेंट, तीसरे का x कंपोनेंट, और ये ry है, इसी तरह से ry भी है ay प्लस by प्लस cy, यानी सारे जो हमारे पास वेक्टर्स है उनके जो कंपोनेंट्स है, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट जो है वो सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट का सम होगा, और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट का सम होगा। ये जो मेथड है एडिशन का, इसको हम रेक्टेंगुलर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहते हैं। इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा। हमें पता है कि rx क्या है, rx इक्वल टू ax प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, और ry क्या है ay प्लस by प्लस cy, यानी रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है वो सारे जो वेक्टर्स हैं उनके y कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है, और x कंपोनेंट सारे वेक्टर के सम के कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा फॉर अ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, जो हम अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से फाइंड करें। अगर हमें मुख्तलिफ वेक्टर दिए गए, उनके कंपोनेंट्स दिए गए सिंपली, तो उन कंपोनेंट्स को हम सारे x कंपोनेंट को सम करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, सारे y कंपोनेंट्स को सम करके उनका स्क्वायर लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट ये हो जाएगा ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। सिंपली अगर हम इसके एंगल फाइंड करना चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजल्टेंट का उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा ay by प्लस cy डिवाइडेड बाई ax प्लस bx प्लस cx, सारे y कंपोनेंट का सम डिवाइडेड बाई सारे x कंपोनेंट का कम सम। इसको अगर मैं सही से लिखूं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा ay प्लस by प्लस cy, y कंपोनेंट्स का सम नीचे x कंपोनेंट्स का सम bx प्लस cx। ये फार्मूला है फॉर एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो इन फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हैं, उनके कंपोनेंट्स दिए गए हैं, उन कंपोनेंट्स की मदद से अगर हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर उन वेक्टर्स का, और
उसका एंगल तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, चाहे दो वेक्टर के कंपोनेंट्स हो या इनफाइनाइट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हो, सारे जो भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं उन सब के एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, वो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, वो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा। दोनों का स्क्वायर सम लेकर थ्योरम के मुताबिक फाइंड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसी तरीके से हम y और x के जो कंपोनेंट्स का सम है उनको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो एंगल मिल जाएगी। इस मेथड को हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। दिस वाज ऑल अबाउट रेजोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।